Good morning, students. I am Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, Department of Geology, SPC Government College, अजमेर। मेरा आज का टॉपिक मॉलिक्यूलर क्लॉक्स। मेरा ये टॉपिक MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के MSc सेमेस्टर फर्स्ट के एवोल्यूशन के पेपर को कवर करेगा। मॉलिक्यूलर क्लॉक्स एक फिगरेटिव टर्म्स हैं जो कि उस टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ में आती हैं जिससे हम किसी भी बायोमॉलिक्यूल की हिस्ट्री देखते हैं इवोल्यूशन के अंदर कि उसके अंदर किस रेट से म्यूटेशन हुआ है। यानी कि जो भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं अब तक की इवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री रही है उसके अंदर कितनी बार उसके अंदर म्यूटेशंस हुए हैं। और ये जो है बहुत सारी जो डाइवर्स लाइफ की जो फॉर्म्स हैं उनका किस तरह से इंटर रिलेशनशिप भी है उससे भी हम इससे आइडेंटिफाई करते हैं। इसे हम जीन क्लॉक्स या एवोल्यूशनरी क्लॉक के नाम से भी जानते हैं। जैसे हम एवोल्यूशनरी चेंजेस की बात करते हैं तो हर बार जब चेंज आता है वो स्टेबल होकर नेक्स्ट जनरेशन में जब जाता है तो उनके मॉलिक्यूलर लेवल पे हमेशा चेंज आता है और उसमें स्पेसिफिक डीएनए जो सीक्वेंसेस हैं या फिर प्रोटीन की जो एनकोडिंग हुई है उसके अंदर कितनी बार म्यूटेशन हुआ है, अगर वो कांस्टेंट रेट से हुआ है या कितनी बार हुआ है, ये एस्टिमेट किया जाता है मॉलिक्यूलर क्लॉक से। और इससे हम दो जो ऑर्गेनिज्म हैं उन जो बिल्कुल अभी अगर हम मॉडर्न उसमें देखें प्रेजेंट टाइम में तो बिल्कुल डाइवर्स फॉर्म है, लेकिन उनकी जो एंसेस्टर्स हैं वो कॉमन एंसेस्टर्स हैं। तो किस तरीके से हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे म्यूटेशन रेट से हम उन्हें आपस में रिलेट करते हैं, उसे हम मॉलिक्यूलर क्लॉक के नाम से जानते हैं। अगर हम ये देखें एंशिएंट जो हिस्ट्री है उसके अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी स्पीशीज़ हैं और उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस इस दौरान हुए हैं। अगर हम ये देखें कि किस तरीके से ये जो चेंजेस आए हैं और उसे कैलकुलेट जब करना होता है तो ये बेसिकली बेसिक मैथ प्रॉब्लम की तरह है, जिसे हम प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं, किस तरीके से हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूलर क्लॉक है उसे साइंटिस्ट लिनेस पॉलिंग और एमाइल ने 1962 में आइडेंटिफाई किया था कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम एवोल्यूशन के जो रिलेशनशिप है उसे आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे आप देखिए 9.3 से लेकर 6 मिलियन ईयर्स अगो जो था कॉमन एंसेस्टर है किसका, चिंपैंजीज का, निएंडरथल्स और मॉडर्न ह्यूमंस का। अब ये देखिए यहाँ पर अपने को कॉमन एंसेस्टर दिख रहा है कितने साल पुराना, 9.3 से 6.5 मिलियन ईयर्स। और इनके अंदर डीएनए के अंदर जो चेंज आया है, ठीक है, उसको हम मॉलिक्यूलर क्लॉक से आइडेंटिफाई करते हैं और फिर इन जो एकदम अब डाइवर्स ग्रुप है चिंपैंजीज एंड मॉडर्न ह्यूमंस, तो इनके बीच में कितना म्यूटेशन हुआ है, किस रेट से म्यूटेशन हुआ है जिससे कि ये डाइवर्स ग्रुप बने हैं। लेकिन कॉमन एंसेस्टर आइडेंटिफाई करने में ये मॉलिक्यूलर जो क्लॉक्स हैं वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि डीएनए जो है वो चेंजेस को एक्यूमुलेट कैसे करता है, कैसे उसके अंदर चेंजेस इकट्ठा होते रहते हैं। मॉलिक्यूलर जो क्लॉक्स है वो दो बेसिक बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है उसी पर बेस है। फर्स्ट है म्यूटेशन और दूसरा है रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन तो जब मियोसिस हो रहा है तब रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस हम जानते हैं कि किस तरह से जो जेनेटिक कोड है उसी के अंदर चेंजेस आते रहते हैं, नए रिकॉम्बिनेशंस मियोसिस फर्स्ट के दौरान हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन के जो चेंजेस आते हैं वो डीएनए के जेनेटिक कोड के अंदर आते हैं। हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड हैं जैसे ग्वेनिन है, थाइमिन है, अगर इसके अंदर कोई भी जो चेंज है वो क्या होगा, फ्यूचर जनरेशन में आएगा, या तो उसके अंदर एग्स के अंदर होगा, स्पर्म के अंदर होगा, या सेलुलर प्रिकर्सर्स जो है जर्मलाइन है उसके अंदर वो चेंज आ जाएंगे।
बहुत बार ऐसे होता है कि जब डीएनए की कॉपी बन रही होती है सेल डिवीज़न के दौरान, तो अचानक से कुछ चेंज हो जाता है ना। और ये जो होता है वो किसी रेडिएशन से हो सकता है, केमिकल से हो सकता है, और कोई भी फैक्टर जो कि म्यूटेशन कर सकते हैं उनमें ये चेंज आ जाता है। और जब ये चेंज हमारे जीन्स के अंदर आ गया तो वो क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है। जैसे आप माने सिंगल ह्यूमन जो जीनोम है उसमें करीब 70 जो न्यूक्लियोटाइड चेंजेस हैं वो हर जनरेशन के अंदर होते हैं। तो ये मैथमेटिकली कैलकुलेट करके ये रेट निकाली हुई है कि सिंगल ह्यूमन जीनोम में करीब 70 न्यूक्लियोटाइड चेंजेस पर जनरेशन के अंदर होती है। और ये जो जीनोम है वो 6 मिलियन लेटर से मिलकर बना हुआ है। और इनके अंदर एग्रीगेट अगर आप देखें कि हर जनरेशन के अंदर जो चेंज आ रहे हैं, और इन चेंज के कारण सब्सटेंशियल इवोल्यूशनरी वेरिएशंस जो हैं वो आने लगते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो म्यूटेशन है उसको हम एस्टिमेट करके टाइम के साथ उसकी ब्रांचेस बनाकर इवोल्यूशनरी ट्री को बना सकते हैं, और हम कंपेयर कर सकते हैं डीएनए के सीक्वेंसेस को दो इंडिविजुअल या फिर दो स्पीशीज़ के बीच में, कि उनके बीच में जो डिफरेंस आया है वो बाय चांस आया है या फिर रिप्रोडक्शन के कारण आया है। अब ये देखिए, ये जो रेट ऑफ चेंज है उसको टाइम के साथ कैलकुलेट किया जाता है डिफरेंट इक्वेशंस के द्वारा, और डीएनए का जो कंपैरिजन होता है किसी भी एक स्पीशीज़ या उसकी सिबलिंग स्पीशीज़ के साथ, और उनके म्यूटेशनल डिफरेंसेस जो हैं, जो कि एक स्पीशीज़ के अंदर जैसे ह्यूमंस में 70 आ रहे हैं, किसी और स्पीशीज़ में कितने न्यूक्लियोटाइड का चेंज हम लगभग रैंडम देखते हैं। तो इस तरीके से उनको कैलकुलेट किया जाता है, और उसी तरीके से ह्यूमंस और चिंपैंजीज़ हैं उसका हमने आइडेंटिफाई किया है कि करीब 6 मिलियन ईयर्स अगो जो थे वो कॉमन एंसेस्टर थे। इनके एंसेस्टर क्या थे, कॉमन थे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, अब बहुत सारी जनरेशन के बाद, इंटरब्रीडिंग के बाद धीरे धीरे आप ये देखिए जो पोस्ट रिकॉम्बिनेशन है, हर बार रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, फिर नेक्स्ट में फिर रिकॉम्बिनेशन हुआ, फिर नेक्स्ट जनरेशन में रिकॉम्बिनेशन हुआ। तो इस तरीके से रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन का जो दोनों का मिला जुला जो इफ़ेक्ट है, उससे लाखों सालों बाद क्या होता है कि ये दोनों जो स्पीशीज़ है बिल्कुल डिफरेंट लगती है, जबकि ये कॉमन एंसेस्टर से ही इवॉल्व हुई हुई होती हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो टाइमलाइन है उसके अंदर किस तरह से चेंज आता है, उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये जेनेटिक चेंजेस जो हैं, जो कि म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन से आया है, उसमें से हमें दो डिस्टिंक्ट क्लॉक मिलती हैं, जिससे कि हम इवोल्यूशनरी इवेंट्स और टाइम स्केल्स जो हैं उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने साल रहा होगा और क्या इवेंट हुआ होगा, कि इतने साल में ये अलग हो गए, ये वाली स्पीशीज़ अलग हो गई इतने टाइम पीरियड में। तो ये हम टाइमलाइन भी डिसाइड कर सकते हैं इवोल्यूशनरी क्लॉक से। जैसे हमें पता है कि म्यूटेशन जो है वो एक्यूमुलेट होता है, लेकिन इसकी जो रेट होती है वो क्या होती है, बहुत ही स्लो होती है। और इसको जो एंशिएंट जितने भी इवेंट्स हुए हैं उस पर ये बहुत अच्छे से वर्क करती है, और स्पीशीज़ के बीच में, दो स्पीशीज़ के बीच में जो स्प्लिट्स आए होते हैं, इवोल्यूशनरी जो स्प्लिट्स है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। अब ये देखिए, रिकॉम्बिनेशन जो क्लॉक है वो क्या करती है, उसके अंदर हमें ये पता चलता है कि कितने जो डेट्स हैं, कितने टाइम पीरियड जो है, करीब 1 लाख साल के अंदर कितना उसके अंदर रिकॉम्बिनेशन की रेट रही है, उसे हम पता लगा सकते हैं, जैसे कि हम रीसेंट टाइम के रूप में जानते हैं। और इस तरीके से बेनिफिशियल जो एडेप्टेशंस हुए हैं या फिर कोई जेनेटिक डिजीज़ हुई है वह कब इमर्ज हुई है उसका भी हम पता लगा सकते हैं। जैसे हम निएंडरथैल्स जो हैं मानव, उसके बारे में अगर हम ये देखें कि उनके अंदर किस तरीके से म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन क्लॉक ने काम किया,
और जैसे 1.5 से लेकर 2 मिलियन म्यूटेशन जो डिफरेंसेस हैं वो मॉडर्न ह्यूमन और निएंडरथैल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये रेट्स हमें एक ह्यूमन के पता है कि एक जनरेशन में इतना चेंज है और इतने साल पुराना है, तो हम उसके अंदर म्यूटेशन डिफरेंस पता लगा सकते हैं। अभी देखिए, म्यूटेशन क्लॉक को अगर हम अप्लाई करें इस वाले पर स्प्लिट पे, तो करीब 7,50,000 से लेकर 5,50,000 ईयर पुराना जो है इनका स्प्लिट है। उससे पहले ये कॉमन एंसेस्टर के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, जो कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। और ये हमने कैसे पता लगाया कि एक जनरेशन में इतना म्यूटेशन हो रहे हैं और इतने म्यूटेशन करीब हो चुके हैं, तो कितने साल पुराना ये रिलेशनशिप रहा होगा। इस तरीके से किसी भी पॉपुलेशन के अंदर हम कॉमन एंसेस्टर्स जो ग्रुप हैं उसको रिलेट कर सकते हैं और उसका टाइमलाइन निकाल सकते हैं। अब ये देखिए कि कौन कौन सी चैलेंजेस हैं जो कि ये जो क्लॉक है, मॉलिक्यूलर क्लॉक, उसको अनस्टडी करती है। अब ये देखिए कि हम सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूलर क्लॉक्स है वो क्या है, इवोल्यूशनरी कैलकुलेशन के बेस पर ही काम करती है। और इसमें सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सबके सब भी क्या है, जुड़े हुए हैं। अब ये देखिए कि लाखों स्पीशीज़ हैं और उनके बीच में ये सारा रिलेशनशिप निकालना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स होता है, क्योंकि बहुत सारे रिलेशनशिप आपस में बनते हैं। सबसे मेन जो चैलेंज आता है वो आता है कि जो म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन की जो रेट है वो कांस्टेंट नहीं है ह्यूमन इवोल्यूशन के दौरान। हम सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन कितनी रही होगी एग्जैक्ट नहीं है। हम सिर्फ कैलकुलेशन एक रैंडम जो नंबर है उस बेस पर हम इसको निकाल रहे हैं। और ये जो रेट्स हैं ये भी इवॉल्व होती है टाइम के साथ, कम ज़्यादा होती हैं, स्पीशीज़ के साथ ये डिफरेंट होती हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ डिफरेंट है, प्लांट स्पीशीज़ के साथ अलग आएगी, किसी इन्वर्टिब्रेट स्पीशीज़ के साथ वो रेट अलग आएगी। तो कौन सा एक कॉमन फैक्टर लिया जाए या सबके लिए निकालना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। अभी देखिए, जब हम किसी भी डीएनए को एनालाइज करते हैं दो स्पीशीज़ के, और उसके अंदर हम देखते हैं कि अगर 5000 म्यूटेशंस हुए हैं, उन दोनों के बीच में 5000 म्यूटेशन का डिफरेंस है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये जो रेट जो आई किसी भी स्पीशीज़ के को वो स्लो कर सकती है ना। तो हम उसके बीच में इंटर रिलेशनशिप निकालते हैं कि सबसे क्लोजेस्ट स्पीशीज़ कौन सी है और उनके अंदर म्यूटेशन की रेट कितनी आई है। और ये जो अप्रोच है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, और इसके अंदर जो है हम ये अज्यूम करते हैं कि जीन्स जो हैं सेम रेट से ही म्यूटेट हो रहे हैं, जबकि बहुत सारे इवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं जो उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम इसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है मॉलिक्यूलर क्लॉक्स की। अभी देखिए, बहुत सारी लिमिटेशंस जो हैं उससे क्या होता है, हम पूरे साइंटिफिक मेथड यूज़ कर रहे हैं, मैथमेटिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं इसके कैलकुलेशन की, लेकिन जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तब उसमें क्या होता है, इस तरीके से आसान नहीं है बायोलॉजी और मैथ्स को जोड़ना। वो आपस में कुछ तरीके से रिलेटेड है, लेकिन इनका एरर के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब आप ये देखिए, मॉलिक्यूलर क्लॉक में अगर हम यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं कि यहाँ पर कितने साल बाद जो है उनके अंदर जो साइटोक्रोम्स हैं और फाइब्रोनेजन है, उनके अंदर किस तरीके से इस मॉलिक्यूल के अंदर डाइवर्सिफिकेशन आया है। अब ये देखते हैं कि किस तरीके से जो साइंटिस्ट हैं इन मॉलिक्यूलर क्लॉक्स को यूज़ कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर क्लॉक्स जो है बेसिकली जो दो स्पीशीज़ के जो डाइवर्स ग्रुप हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको मैच करते हैं, उनकी डाइवर्सिफिकेशन को नोट करते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले अगर हम ये देखें फाइलोजेनेटिक ट्री जो हमें बनाना है किसी भी दो स्पीशीज़ या रिलेटेड स्पीशीज़ का, तो ये मॉलिक्यूलर क्लॉक बहुत हेल्प करता है।
क्योंकि जब भी हम दो स्पीशीज़ को रिलेट कर रहे हैं जो कि कितने क्लोजली हैं, उसके लिए हमें ये म्यूटेशन रेट और रिकॉम्बिनेशन रेट का पता होना चाहिए। जैसे वूली मैमथ जो है वो किस तरीके से एलिफेंट से कितना क्लोजली रिलेटेड है, उसको अगर आइडेंटिफाई करना है कि ये जो दो स्पीशीज़ हैं वूली मैमथ, उसके अंदर अगर हम ये देखें तो इनमें जो स्प्लिट हुआ वो करीब 7 मिलियन ईयर्स अगो हुआ, क्योंकि हमने वही फॉर्मूला यूज़ किया कि इनके अंदर कितनी म्यूटेशन रेट थी और किस तरीके से ये जो चेंजेस थे वो ऑफस्प्रिंग्स के अंदर नेक्स्ट जनरेशन तक आए थे। इन्हीं मॉलिक्यूलर क्लॉक्स को आइडेंटिफाई करते हुए फॉरेंसिक साइंस जो है और एपिडेमियोलॉजी, इन दोनों की को भी आपस में रिलेट किया जाता है, जिससे कि जो कोई भी डिज़ीज़ किसी पर्सन को हुई है वो कितने साल पहले वहाँ पर स्टेबल हुई है, उस स्पीशीज़ के अंदर आई है ना। तो उसको भी आइडेंटिफाई मॉलिक्यूलर क्लॉक के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि इस टेक्निक से हम प्रोटीन का जो एनकोडिंग है उसको भी रिलेट कर रहे हैं और डीएनए को भी रिलेट कर रहे हैं। आज हमने मॉलिक्यूलर क्लॉक्स के बारे में जाना कि किस तरीके से मॉलिक्यूलर क्लॉक्स दो स्पीशीज़ के बीच में इंटर रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। थैंक यू सो मच।